नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत विचार करने के बाद आज एक नए टॉपिक जीएस के एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। जनरली नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, काफी प्राचीन हिस्टोरिकल बिंदु से उठाया गया एक चर्चा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि सर किसी ऐसे टॉपिक पर चर्चा किया जाए जो आगामी बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम परीक्षाओं में जीएस के बिंदु और वनडेज परीक्षाओं में भी काम दे सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आज उसी के संबंध में थोड़ी सी चर्चा किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम के बनने का कारण, भारत शासन अधिनियम पर क्या हुआ, इसके बनने के बाद भारत में क्या बदलाव आया, इन्हीं को बड़े विहंगम रूप से चर्चा का मुद्दा बनाया जाएगा। इस टॉपिक के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जीएस के कई बिंदु आपको मिले जो कि वनडेज के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बेसिकली देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि आगामी 2 से 3 महीने में होने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए इसे प्रिपेयर किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहली बात, इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे थोड़ी सी इतिहास की बात चलते हैं। अंग्रेज सरकार लगभग 100 वर्षों की भारत में सत्ता के विस्तार के रूप में 1857 तक आते आते तक में स्थिर हो गई। यानी 1757 की प्लासी के युद्ध से 1857 तक आते आते अंग्रेज सरकार ने अपने आप को स्थापित कर लिया था। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वो काफी लंबे समय यहां रहने वाले हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए कोई नहीं था। ऑब्वियसली मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया था। आखिरी मुगल बादशाह को भी बर्मा भेज दिया गया और उनके जो भी वंशज थे, पूर्वज थे, आने वाले जितने उनके संतान इत्यादि को सब कुछ समाप्त कर दिया गया। मुगल साम्राज्य के अंत होने के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आप को पूरी तरीके से वर्चस्व रूप से भारत की को में स्थापित कर लिया और अब उनकी सत्ता आ चुकी थी। तभी 1857 में उन्हें महसूस हुआ कि उनके और यहाँ के रियासत और इंडस्ट्रियल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए और 1857 में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की एक साथ संयुक्त रूप से स्थापना की गई। आगे चल के 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। 19वीं शताब्दी की इस काल के अंत होते होते तक में भारत में लगभग 5 विश्वविद्यालय कार्यरत थे। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य यही था, शिक्षण संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना। विशेष रूप से इनकी स्थापना के पीछे योगदान देने के 3 तत्व थे। एक तो अंग्रेजों का स्वयं का यहाँ पर रहना, नोबल पीपल्स यानी राजा महाराजा रियासतों के जो बच्चे थे वो विदेश जाने के बजाय यहीं पे पठन पाठन करें, और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी औद्योगिक जगत, औद्योगिक घराना को विशेष रूप से उन्हें जो सहयोगी कर्मचारी चाहिए थे वो इन विश्वविद्यालय से मिल सके, जिससे कि लंदन से उन्हें बुलाने का खर्चा इत्यादि कम हो सके। इस दृष्टिकोण से 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित कर दिए गए। आगे चलकर 1905 में बंग भंग का आंदोलन हुआ और इसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को ऐसा महसूस हो गया कि उन्होंने एक गलती करी भारत में विश्वविद्यालय खोलने की। बंग भंग आंदोलन काफी जबरदस्त था, अंग्रेजों को इसे काफी मुश्किल से दमन करने में करना पड़ा, पर वो दमन करने में काफी सफल हुए। स्थितियां आगे बढ़ती गई और 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज उलझ गए, उस समय उन्होंने भारतीयों को सैनिकों के रूप में प्रयोग किया और काफी अच्छी तरीके से विजय स्थापित किया। 1919 तक सब ठीक ठाक था, अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी, अतः जैसा तैसा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परंतु 1919 में जैसे ही उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को जीत प्राप्त कर ली, उसके बाद उनकी स्थितियां बदल गई। अब उन्हें भारतीयों पर अत्याचार करने का जैसे मौका मिल गया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार कांड, ऐतिहासिक कांड तो आपको याद ही होगा। इस कांड से ही एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने अपने दमन का बिगुल बजा दिया।
इसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है। ब्रिटेन ने डायरेक्ट सत्ता को हाथ में लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया, परंतु सरकार तो अभी ब्रिटिशर्स की ही थी। ब्रिटिशर्स यहाँ पर काफी सशक्त हो गए और लगभग 1935 तक स्थितियां दमनकारी रही। 1930 में जब कांग्रेस को भी यह झटका लगा कि अब अंग्रेजों की खुशामद से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के गठन से उसी वक्त यह बिल्कुल बच गया कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद अगले 5 वर्ष तक लगभग ऐसी स्थितियां रही कि अंग्रेजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन 1935 में पुनः एक बार स्थितियां बदली। यह समय आ चुका था जब अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि वैश्विक जगत में तृतीय विश्व युद्ध की बिगुल बजने लगा। तृतीय विश्व युद्ध की स्थितियां देखते हुए अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भारतीयों की जो सैन्य शक्ति है उसे ब्रिटिशर्स के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि भारतीय सैनिक होगा। सैनिक तो भारत के मूल का होगा, पर उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का चोला पड़ा होगा। अतः सेना में युद्ध में मरने वाले भारतीय होंगे, नाम होगा ब्रिटिशर्स। ऐसे में भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी। लेकिन 1914 और 1935 की स्थितियों में बड़ा बदलाव आ चुका था। 1914 की स्थिति में भारत एक कमजोर और विद्रोह करने के दृष्टिकोण से काफी कम सशक्त था और कांग्रेस भी अंग्रेजों की खुशामद में ही थी, परंतु अब तक चेतना काफी बढ़ चुकी थी। 20 साल के इस अंतराल में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भावनाएं काफी बढ़ चुकी थी और भारत में एक प्रकार से कांग्रेस भी विरुद्ध में आ चुकी थी। परिणाम स्वरूप साफ साफ मना कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए युद्ध में नहीं लड़ने जाएंगे, उनके पक्ष से नहीं लड़ेंगे। अब यहां पर अंग्रेजों को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता पड़ी जिससे कि भारतीय सैनिक उनके पक्ष में हों, भारत के लोग सैनिक के रूप में उनके लिए तृतीय विश्व युद्ध में अपना रक्त बहा सकें। अंग्रेज सरकार को पता था कि इससे उन्हें युद्ध जीतने में मदद मिलेगी और काफी बड़े पैमाने पर भारतीयों को खुश करके ये किया जा सकता है। अब भारतीयों को खुश करने का आधार यही था कि जैसा भारतीय चाहे वैसा कर दिया जाए। तो यहाँ पर 1935 का शासन अधिनियम लाया गया। होगा 1919 में भी एक शासन अधिनियम लाया गया था जो बहुत कड़ा अधिनियम था, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस थे। प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन 1935 का शासन अधिनियम काफी हद तक कम रेस्ट्रिक्शन के साथ था और लोकप्रिय बनाया गया था। भारतीयों की हितकारी भी था। हितकारी यूं ही समझ सकते हैं क्योंकि 90% जो भारत शासन अधिनियम में बातें कही गई आगे चल के भारत के मूल संविधान में उन्हें संग्रहित कर लिया गया। तो ऑब्वियसली ये काफी फेवरेबल था। आइए इस पर सघन चर्चा करते हैं, बिंदुवार चर्चा करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया। 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ यह ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक का पारित सबसे लंबा अधिनियम और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के रूप में 2 भागों में विभाजित किया गया। ऑब्वियसली इस समय बर्मा को भारत से अलग किया गया। आगे चल के तो बर्मा के लिए अलग कानून बना दिया गया और इससे अलग किया गया। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था जिसने बर्मा को इससे विभाजित किया गया था। यह 1947 तक चला, जब तक ब्रिटिश क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में विभाजित किया गया था। पॉइंट यह है कि यह वह समय था जब बर्मा भारत में हुआ करता था। अब इस हिसाब से देखें तो उस समय भारत आज जो 4 देशों में विभक्त है, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, एक बड़ा ही खंड भारत हुआ करता था। और
ऐसी डिवाइड एंड रूल की नीतियां अपनाई गई जिससे धीरे धीरे करके भारत 4 टुकड़ों में बट गया और 4 अलग देश भारत से 3 अन्य देश बन गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। आइए हम लोग इन विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहली विशेषता इसमें जो डाली गई वो क्या डाला गया? प्रांतीय द्विशासन व्यवस्था को समाप्त करना और केंद्र में द्विशासन व्यवस्था की शुरुआत करना। यहां पर प्रांतों में अलग अलग शासन व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया और उन प्रांतों को केंद्र सरकार के अंतर्गत अधीनता लाई गई और केंद्र सरकार और प्रांतीय शासन को इस प्रकार से ड्यूअल शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट के रूप में अपनाया गया। भारतीय परिषदों को समाप्त करना और उसके स्थान पर सलाहकार निकायों की शुरुआत करना। ब्रिटिश भारत प्रदेशों और रियासतों के साथ अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान करना। अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा और सुरक्षात्मक साधन। यहाँ पे पॉइंट है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको विशेष सुविधा दे दे, जिससे कि ये अल्पसंख्यक वर्ग इसको फेवर करे और इसके तहत डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी दिखाई देने लगी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को इसमें प्रावधान दिया गया। सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसमें बदलाव लाएगा। तो जैसे आज हमारा संविधान है, उसमें बदलाव लाने के लिए हमें भारतीय संसद के द्वारा किसी प्रावधान के तहत बदलाव लाया जा सकता है, बिल के तहत एक्ट बनाया जा सकता है और संविधान में बदलाव लाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई। काफी हद तक ऑब्वियसली है, जब उनका शासन है तो वो अपने शासन के अधीन ही इस एक्ट को बनाए रखना चाहेंगे। विधानसभाओं के आकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार, विषयों का विभाजन हेतु 3 सूचियों का निर्माण के साथ साथ सांप्रदायिक मतदाताओं को बनाए रखना। सांप्रदायिक मतदाता ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। अंग्रेजों ने इस तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ाया दिया और यह कहा कि मुस्लिम को ही वोट दे सकता है, हिंदू को ही वोट दे सकता है। इस प्रकार से मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम ही वोट देंगे, हिंदू नहीं वोट देंगे। अब इस प्रकार से क्या कर रहे थे कि डिवीजन की पॉलिसी खेल रहे थे। परिणाम स्वरूप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 देश इन्हीं सब विचारधाराओं की वजह से बट गया। बर्मा का भारत से अलगाव और सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, भारत का अलगाव कर दिया बर्मा का। इस प्रकार से बर्मा भारत का भाग नहीं रह गया। 1935 के शासन अधिनियम महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार इसे एग्जाम में पूछा गया है। 1935 के अधिनियम की सबसे विशेष विशेषता ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रांतों को मिलाकर अखिल भारतीय महासंघ की अवधारणा थी। यहाँ पर जो उस समय रियासत थे, जो भी भारत से अलग थे, उन्हें जोड़ करके एक महासंघ का निर्माण किया गया। साथ ही साथ प्रांतों के लिए प्रस्तावित महासंघ में शामिल होना अनिवार्य था। यानी वो प्रांत जैसे बंगाल, बिहार, अब इस समय ये सब अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा आधिपत्य धारण किए गए क्षेत्र थे, तो इन्हें एक करने का प्रयास किया गया और इस प्रकार से एक विशाल भारत का निर्माण करने की ओर बढ़ा। प्रांतों के लिए प्रस्तावित महासंघ में शामिल होना अनिवार्य था। रियासतों के लिए स्वैच्छिक था, क्योंकि रियासत इस वक्त इनके क्षेत्र के अधिकार से काफी कटे थे, तो जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इन्हें अलग रखा गया। प्रांतों से सदस्यों का चुनाव होना था, जबकि राज्यों के प्रतिनिधियों का शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था। ब्रिटिश भारत में केवल 14% आबादी को मतदान का अधिकार था। अब ये देखिए इतना कम, केवल 14% लोग ही मतदान कर सकते थे। पॉइंट है, केवल 14% लोग ही मतदान कर सकते थे। विधायिका की शक्तियां सीमित और प्रतिबंधित थी। रक्षा और विदेशी संबंध पर इनका कोई नियंत्रण ही नहीं था। यानी विधानसभा तो बनाए जाएंगे, पर विधायिका के पास रक्षा और नियंत्रण यानी कि डिफेंस का पावर नहीं होगा, मिलिट्री पावर नहीं होगा। वो सारा पावर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिशर्स जनरली ब्रिटेन अपने हाथ में रखना चाहता था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश निहित स्वार्थों की रक्षा की, राष्ट्रीय एकता के उद्भव को हतोत्साहित किया, बल्कि अलगाव और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। नेहरू और जिन्ना समेत सभी राष्ट्रवादियों ने इस कृत्य की निंदा की। ऑब्वियसली ये एक तरफा बनाया गया दिख रहा था, काफी हद तक ये झुका हुआ था। ब्रिटिशर्स को सुप्रीमेसी दी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी गई थी। विभिन्न बदलावों को सिविल पार्लियामेंट और ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे। 25 अप्रैल 1935 को लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ
हालांकि इस अधिवेशन की निंदा की गई थी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने और भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ शुरू किए गए विभिन्न विनियमों अध्यादेशों और अधिनियमों को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया था। देखिए, यह बात तो सही था कि 1935 का शासन अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए बनाया था, या कहते हुए कि भारतीयों की भलाई के लिए है। काफी हद तक इनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीयों को अधिकार कम करते थे, लेकिन फिर विचार किया। प्रारंभ में कांग्रेस इत्यादि सबने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में ये विचार किया गया कि कोई और विकल्प नहीं हमारे पास और इस समय हमें इसे अपना लेना चाहिए और एटलीस्ट हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें विधायिका के चलन की बात रखी गई, विधायिका के निर्माण की बात रखी गई। अतः स्वतंत्र इलेक्शन होने की चांसेस हो गए। अगर इसे अपना लिया जाता है तो स्वतंत्र इलेक्शन कराए जा सकते हैं। भारत में भारत की लोगों की सरकार बन सकती है जो कि अंडर रहेगी ब्रिटिशर्स के, लेकिन एटलीस्ट वो भारतीयों के द्वारा होगी और कुछ हद तक ब्रिटिशर्स पे दबाव डाल सकेगी। इसको ध्यान में रखते हुए विरोध करने के बावजूद भी इसे अपना लिया गया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव में अच्छी स्थिति प्राप्त की। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन किया गया। ऑब्वियसली यहाँ पे कांग्रेस काफी लोकप्रिय सरकार बनती है। 11 में से 7, उस समय 11 स्टेट्स थे और इनमें 7 स्टेट्स में कांग्रेस ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। 18 मार्च 1937 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधानसभाओं में कांग्रेस की नीतियों को लेकर प्रस्ताव पारित किया। इसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस ने आजादी के अपने उद्देश्य और नए संविधान को पूरी तरह खारिज करने और भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग के साथ साथ चुनाव लड़ा था। अब देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी खेली गई कि भाई देखिए ऐसा है कि आप हमारे नए संविधान को नहीं अलॉट करने की सहमति दे रहे हैं, अच्छा ठीक है चलिए हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं। गवर्नमेंट में आने के बाद कांग्रेस ने यह बात सामने रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट में आने के लिए हमने जनता से वादा किया था कि जनता अगर हमारी सरकार को बनाएगी तो हम उनके लिए एक अपना संविधान बनाने का प्रावधान रखने का प्रस्ताव रखेंगे। अतः ब्रिटिशर्स के ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव शुरू हो गया कि आपने अब हमारे एक स्वतंत्र पॉलिसी और स्वतंत्र रूप से एक सरकार बनने का एक सिस्टम तैयार किया और इस अनुग्रह को स्वीकार किया। अतः जब हमारा स्वतंत्र सरकार बनी गया है तो अब हमारे संविधान के बनाने का भी अधिकार दें, क्योंकि जनता से हमने वादा किया था। इसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस ने आजादी की अपने उद्देश्य और नए संविधान को पूरी तरह से खारिज करने और भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग के साथ चुनाव लड़ा था। घोषित कांग्रेस की नीति नए अधिनियम का मुकाबला करने और इसे समाप्त करने की थी। कांग्रेस मंत्रालयों के आने का तत्काल असर राहत की भावना से हुआ। जाहिर सी बात है, इससे एटलीस्ट गवर्नमेंट जो आम जन था उसे ये राहत मिला कि चलिए इससे कुछ ना कुछ हमारे लिए रास्ता खुलता है। जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक लीगल बॉडी का निर्माण हो चुका था। कांग्रेस सरकार बना चुकी थी। राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता का एक बड़ा पैमाना स्थापित किया गया। कृषि कानून भी पारित किया गया और इससे किसानों को काफी राहत मिली। ऑब्वियसली ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इतना सब कुछ हुआ क्यों, इतना सब कुछ होने के पीछे क्या कारण था। ऑब्वियसली मैंने प्रारंभ में बताया कि ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि किसी भी तरीके से भारतीय सैनिक उनका सहयोग करें। अतः भारतीय सैनिकों के सहयोग के दृष्टिकोण से उन्होंने इस शासन अधिनियम को भारत के लिए पारित किया। आगे चलकर इन्हीं 4 वर्षों में युद्ध के दौरान जब युद्ध शुरू हो गया 39 के दौरान यह बात और भी लिबरल हो गया कि ठीक है जैसा ये कहे वैसा माना जाए और इसके हिसाब से भारतीयों के लिए संविधान बनाने का भी आगे चल के विचार को प्रस्तावित को पारित करते हैं। सब कुछ देखा जाए तो भारतीयों को खुश रखने के लिए किया गया और भारत शासन अधिनियम काफी हद तक ये इंडियन पॉलिटिकल फेवर में रहा, क्योंकि इससे भारत की अपनी एक विधायिका तंत्र का भी निर्माण हो सका, एक इंटरनल गवर्नमेंट का निर्माण हो सका, भले ही वो डोमिनियन राज के अंतर्गत ही क्यों ना रहा होगा। तो ये मैंने आज आपको भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में बताया। आशा है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके काम आएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से और व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ से काफी नॉलेजफुल रहेंगे। मैं इसी प्रकार से कुछ और वीडियोस के साथ फिर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मैं इसी के साथ आज इस वीडियो के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।